अब हम बेटा अपनी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक मेन क्वांटिटी को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी देखो बेटा क्या होती है। इंटरनल एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं U से, और पहले हम करते थे उसको E से। ठीक है, तो इसका मेन हम जो सिंबल याद रखेंगे, अभी हमें U को ध्यान रखना है, तो U और E से हम इसको शो करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी देखो नाम से भी तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि किसी भी सब्सटेंस के जो अंदर अपनी स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो वो हमारी टोटल सारी एनर्जी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। अब वो बहुत सारी एनर्जीज होती हैं उसमें। देखो बेटा हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी हो जाएगी, न्यूक्लियस की एनर्जी भी हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी भी हो जाएगी। तो बहुत सारी एनर्जीज का टोटल सम होता है हमारी इंटरनल एनर्जी, जिसको कि एग्जैक्टली मेजर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो उसको हम ऐसे सीधा और सही हम मेजर नहीं कर सकते, किसको, इंटरनल एनर्जी को। तो इसलिए पर एक हमारे लिए बड़ी फॉर्चुनेट बात हमारी ये होती है कि अब देखो मान लो कि कोई हमारा इनिशियल स्टेट में कोई सिस्टम है, ठीक है, रिएक्शन हमने करना शुरू करा, और उसकी फिर कोई फाइनल स्टेट आई। इनिशियल स्टेट में उसकी इंटरनल एनर्जी को मान लो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ U1 से, और फाइनल स्टेट में अगर मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ U2 से, तो पूरे चेंज के दौरान जब वो यहाँ से यहाँ पे बदला, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट करूंगी डेल्टा U से। भाई चेंज हमारे इंटरनल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा U, जो कि किस पर डिपेंड करेगा, U2 माइनस U1। भाई बाद में कितनी इंटरनल एनर्जी थी और पहले कितनी इंटरनल एनर्जी थी, तो उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो ये हमारे लिए बहुत ही फॉर्चुनेट बात है कि हम डेल्टा U को तो मेजर कर लेते हैं, पर हम U2 और U1 को मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम चेंज को मेजर कर ले और इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को ना कर पाए। तो ये अभी हम आगे देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी यूज करेंगे, तो इनडायरेक्टली डेल्टा U किसी और चीज के बराबर आ जाता है, तो उसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की ही उल्टा हमें जरूरत पड़ती है। कोई भी हम थर्मोडायनेमिक कोई भी इक्वेशन कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ भी हमें चाहिए, तो हमें उस बात से मतलब ही नहीं होता कि पहले कितनी है बाद में कितनी, हमें जरूरत उसके चेंज की ही पड़ती है, चेंज वी कैन इजीली मेजर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बार में देखेंगे आफ्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि हाउ कैन वी मेजर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पर। और देखो क्योंकि एनर्जी है तो हम किस में मेजर करेंगे उसको, जूल में मेजर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, पॉइंट्स बना के मैं इसको लिखवाऊंगी। और इंटरनल एनर्जी देखो बेटा हमारा क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, स्टेट पर, कि भाई पहले कैसा था हमारा सिस्टम, उसकी टोटल स्टोर्ड एनर्जी कैसी थी और बाद की उसने अचीव कैसे करी, इट हार्डली मैटर। ठीक है, उसकी इतनी कोई जरूरत नहीं है। आगे बेटा बात समझ में। और हमारे साथ में क्या है, यूनिट अभी तुम्हें मैंने बता दी कि यूनिट इसकी क्या होती है, जूल में, क्योंकि एनर्जी ही तो है। ठीक है, और भी देखो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं इसकी, कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वो जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करा रही थी तब भी बताया था, क्योंकि इसमें बुक में थोड़ा ऐसे फ्लो में लंबा पैराग्राफ ही है, तो पॉइंट में ही मैं टिक करा के 7-8 इनके पॉइंट लिख लेना, तो एक एक पॉइंट से तुम्हें ध्यान देंगे। ठीक है, तो मेन तो उल्टा इसी चीज को ही हम इसका आगे इस्तेमाल करेंगे कि हम चेंज तो मेजर कर सकते हैं, बट हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को मेजर नहीं कर सकते और ना हमें उसकी जरूरत पड़ती। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो ये कैसी होती है हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बात और तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेसेस में कभी भी हम कोई चेंज को स्टडी कर रहे होते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, वो उसका जो चेंज होता है ना, वो कैसा आता है, जीरो आता है फॉर एन आइडियल गैस। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस क्या होती है, वो एक्चुअल में स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट में तुम्हारी पूरी डिटेल में है, जो कि यूनिट तुम्हारी अब स्किप है। तो आइडियल गैसेस बेसिकली देखो बेटा ऐसी गैसेस होती हैं, आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श। तो आदर्श तो मतलब कोई भी नहीं होता है, कोई इंसान भी नहीं होता, कोई चीज भी नहीं होती, यूनिवर्स में नथिंग इज आइडियल। सब परिस्थिति के हिसाब से कभी चीज ऊपर भी होती है, चीज नीचे भी होती है। तो यही बात गैसेस के साथ भी है कि ज्यादातर हमारी सारी गैसेस कैसी होती हैं, नॉन आइडियल होती हैं। आइडियल गैस हम एक ऐसी गैस को मानकर चलते हैं बेटा, जो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, जिन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन ना हो, ठीक है,
और पूरा जितना टोटल अमाउंट ऑफ गैस हमने एक जगह भरी हुई है उस टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में इंडिविजुअल एक गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो, मतलब ना के बराबर हो। भाई पूरा जितना भी गैस के मॉलिक्यूल क्योंकि दूर दूर रहते हैं तो जितनी जगह वो बहुत सारे घेर रहे होते हैं तो उसके कंपैरेटिवली गैस का मॉलिक्यूल ना के बराबर जगह अगर झेले बट एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यू, पर ऐसा नहीं हो पाता है। देखो बेटा, अगर हमारा प्रेशर बहुत कम है मतलब दूर दूर है, वॉल्यूम हम और प्रेशर तो हमारा क्या है कम, और टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा, तो हाई टेम्परेचर भी उनको क्या रखेगा, दूर दूर रखेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर से एक बार पहले बताया था मैंने चीज़ें फैलती हैं। तो अब देखो बात को समझना कि ज़्यादातर गैसेस आइडियल बिहेव करती हैं बट एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर, कि उनके बीच में दबाव तो बहुत कम हो और टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा दे रखा हो तो एकदम खुली खुली दूर दूर रहेंगी, ना उनके बीच में कोई अट्रैक्शन होगा ना उनके बीच में कोई रिपल्शन होगा, और एक गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम पूरे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होगी। तो गैसेस आइडियल बिहेव करती हैं बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, पर उससे गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं जो हर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में क्या बिहेव करे, आइडियल बिहेव कर, मतलब मैं कितना प्रेशर बढ़ा दूं, इतनी सी जगह में ले आई मैं सारी गैस, ठीक है, तब तो तुम नहीं कह सकते कि उस एक गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम पूरे गैस के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है। और बहुत क्लोज हम ले आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शंस भी स्टार्ट हो जाती हैं, वैन डर वाल फोर्सेस, तो वो बंध भी जाते हैं एक दूसरे से। तो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर सारी गैसेज आइडियल बिहेव नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए आइडियल को थोड़ा सा मुझे बताना पड़ा क्योंकि इसमें एक टर्म आई है। तो एक यहाँ पर हमारा पॉइंट और होता है, जैसे कई बार कहीं तुम्हें यूज करना होगा तो तुम इस चीज को रखने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि चीज हमने पहले पढ़ ली है कि डेल्टा यू 0 होता है कब, अगर वो ऐसे तुम्हें मेंशन करे कि आइसोथर्मल कंडीशन है। कैसे? एक तो आइसोथर्मल कंडीशन और गैस कैसी हो हमारी आइडियल बिहेव कर रही है, ठीक है। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कंडीशंस में हमारा क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है, ठीक है बेटा, क्योंकि जब गैस आइडियल बिहेव करेगी तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, कोई रिपल्शन नहीं होगी, तो जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी पहले होती है उतनी ही इंटरनल एनर्जी उसकी बाद में भी रहेगी, तो चेंज उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी मैं तुम्हें मेंशन करा दूंगी। तो ये सारा हमने इंटरनल एनर्जी को देखा, बताओ कोई दिक्कत? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में हमने इंडिविजुअली देखा है। अभी जब ये थोड़ा समराइज होकर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी तक जाएंगे ना, तब तुम्हें चीजों को एक वो बनेगा। अभी इसमें क्या है, इस यूनिट में छोटी चीजें बहुत हैं, अलग अलग छोटी छोटी, जैसे अभी हमने छोटी छोटी इतनी सारी डेफिनेशंस करी, तो वैसे वो छोटी चीज याद तो जल्दी हो जाती है पर फिर हम भूल भी जल्दी जाते हैं, तो ये दोनों बातें उनके साथ रहती हैं, ठीक है ना। तो कोई नहीं, चलो वो तो हर यूनिट का अपना एक पैटर्न होता है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट इंटरनल एनर्जी। हम 3 चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी, अभी एक वर्क बताती हूँ मैं तुम्हें, और एक हम हीट को देखेंगे। इन तीनों को मिलाकर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले देखेंगे वर्क को। तो वर्क क्या होता है, देखो बेटा, वर्क एंड एनर्जी तुम्हारा उसमें भी कार्य तथा ऊर्जा करके 9th में भी चैप्टर है। तो वर्क बेसिकली देखो क्या होता है, ध्यान करो, 9th में भी तुम्हें ऐसे बताया था कि किसी भी चीज पे मैं फोर्स लगाऊं, है ना, अब मैं दीवार पे धक्का दे रही हूं, जब विस्थापन होगा तो काम होगा, तब हम कहते हैं कि अगर विस्थापन होगा मतलब अगर वो चीज डिस्प्लेसमेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर हम वर्क कर रहे हैं और कोई चीज हमारी थोड़ी डिस्प्लेस हुई, इट मींस कि वर्क इज डन। बट मैं वर्क लगा रही हूँ और कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो फोर्स तो लग रही है बट डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क हमारा 0। तो W इज इक्वल टू हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी हुई, हल्की सी चीज सरकी, जैसे मैंने थोड़ा सा इस पेन को ऐसे हल्का सा सरका दिया, तो थोड़ी डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं dl से। जो d होता है ना, वो स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं, तुमने फिजिक्स में भी देखा होगा, आगे देखोगे नहीं तो काफी देखोगे इस चीज को, कि हम स्मॉल चेंज के लिए ना हम d लगाते हैं, ठीक है। d मतलब हल्का सा, मतलब ना के बराबर पर हुई डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू F इंटू डी। अब देखो बेटा क्या होता है, अगर हम इसी बात को किसी गैस के लिए काम करें, जैसे गैस है मेरे पास एक बार अच्छी सी, अब मैं पिस्टन से उसको क्या कर रही हूँ, प्रेशर डाल रही हूँ उसके ऊपर, तो प्रेशर डालेंगे तो एरिया हमारा चेंज होगा, प्रेशर कम करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो एरिया कम हो जाएगा। तो हम फोर्स हमारी देखो एक तरीके से प्रेशर इंटू एरिया भी तो होती है,
ये भी तुम्हें पता होगा, है ना, फिजिक्स से देख रखा होगा तुमने। तो यहाँ पर हमारा अगर मैं प्रेशर कितना प्रेशर अप्लाई करने से कितना एरिया चेंज हो रहा है, तो वो भी तो एक तरीके से ओवरऑल हमारी फोर्स ही है, ठीक है ना। ये भी क्लियर होगा तुम्हें। तो अब तुम देखो बेटा, एरिया इनटू लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी चीज की मैं एरिया और लेंथ, जैसे कोई हमारी एक तरीके से क्यूब ही है, तो एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, और ये भी हमारी लेंथ है, तो लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो हम एरिया इनटू डिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम से, ठीक है। तो W हमारा किसके बराबर होगा, P इंटू डी। किसके बराबर होगा बेटा, P इंटू डी, कि कितना प्रेशर अप्लाई करने से अगर वॉल्यूम में स्मॉल चेंज आया है, तो जो हमारा वर्क डन है उसको हम देखो ऐसे सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं du से। थोड़ी सी वॉल्यूम बदली तो थोड़ा सा वर्क हुआ होगा, समझ में आया क्या बात। बट अगर हम इसी को ही देखो इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेशन समझते हो, Yes, ma'am. कि भाई हमने मतलब दो हमारे पास एक तरीके से वेरिएबल हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम चीज को हमने चेंज किया, जैसे अब यहाँ पर ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं V1 से लेकर V2 तक, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, तब फिर जो चेंज होगा वो वर्क का हमारा क्या होगा, लार्ज चेंज हो जाएगा। तो फिर हम डी की लगाएंगे, सीधा सिंपल W की लिखेंगे। अब जब हम देखो, क्योंकि कांस्टेंट है प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर हमारा भाई एक प्रेशर से हम चेंज कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन नहीं होता, तो P हमारा बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 को हम एक लार्ज चेंज से शो करेंगे, और वो हमारा हो जाएगा P इंटू डेल्टा V। तो ये हमारा क्या है, देखो वर्क डन का एक एक्सप्रेशन है कि वर्क हमारा किसके बराबर होगा, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। तो ये हमने देखो वर्क को निकाला। अब हम वर्क के ना साइन भी देखें। देखो बेटा, दो बातें होती हैं, जैसे देखो एक तुम फिगर भी देख सकते हो इसमें, बुक में चाहो तो कॉपी में बना सकते हो, अदरवाइज नो एज सच एनी नीड। देखो बेटा, यहाँ पर एक ये पिस्टन है, ऐसे हमने गैस को दबा रखा है ना। अब हमने मान लो प्रेशर को कम कर दिया, तो गैस पिस्टन पे प्रेशर लगाएगी, ठीक है। और पिस्टन, अब हमारा है सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारा है गैस, कि हम गैस में एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एनर्जी चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं, जो गैस हमने ले रखी है। अब अगर उस पर देखो, अब पिस्टन एक तरीके से सराउंडिंग है। अब सोचो जब पिस्टन वर्क करेगा हमारी गैस पर, तो हमारी गैस नीचे की तरफ मूव करेगी। तो व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम मजे से बैठा है, उसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा। जब सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग वर्क कर रही है, समझ में आ रही बेटा ये बात, कि जब पिस्टन हमारा सिस्टम को दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो जब सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग वर्क करती है, तब हम क्या कहेंगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो तब वर्क का साइन हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। वर्क का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। और जब पिस्टन को हम हल्का छोड़ दें, तब गैस का ही दबाव अगर ज्यादा है, वो पिस्टन को ऊपर उठा दे, तब अब क्या कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। तो अब क्या हो रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो जब सिस्टम वर्क करने लग जाता है, तब हमारा वर्क डन का साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो बस ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। ये सब बिल्कुल ब्रीफ में, मैं छोटे पॉइंट्स में तुम्हें इन सब बातों को लिखवाऊंगी, ठीक है। एक बार हम पहले सारा क्लियर कर लेते हैं। क्लियर बेटा, आ रही है बात समझ में। और वर्क भी क्योंकि एक एनर्जी की ही फॉर्म है, तो उसको भी हम एक तरीके से किस में लेके चल सकते हैं, हम उसको भी जूल में ही, ओवरऑल जूल या किलो जूल में नापेंगे, ठीक है बेटा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, एक ना तुम एक्सप्रेशन कर लेना, इन केस कई बार उसके ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो मैं एक्सप्रेशन तुम्हें लिखवा रही हूँ, उसको पूरा को डिराइव करना इतना कोई जरूरी नहीं है। कि देखो बेटा, एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में वर्क डन का एक एक्सप्रेशन निकल कर आता है, कभी कभार उसकी कोई न्यूमेरिकल इन केस कहीं अटक जाए, वैसे है नहीं इतने, पर एक एक्सप्रेशन को तुम जरूर सब नोट डाउन करके रखना। देखो किन कंडीशंस में है, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा ये बताओ, जब सिस्टम वर्क कर रहा था सराउंडिंग के ऊपर, तब कंप्रेशन हो रहा था कि एक्सपेंशन हो रहा था? जब सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर, तो कंप्रेशन होगा कि एक्सपेंशन होगा? बताओ, वो दबेगी कि फैलेगी? दबेगी ना। जब सराउंडिंग वर्क कर रहा है बेटा सिस्टम के ऊपर, भाई इतना है हमारा गैस, अब पिस्टन ने उसको ऐसे कर दिया, तो वो दबा के फैला, दबने को कंप्रेशन कहोगे कि एक्सपेंशन कहोगे?